नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं समस्याग्रस्त मृदाओं के अंदर लवणीय व क्षारीय मृदाओं का किस प्रकार से हम सुधार या फिर प्रबंधन कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिसके अंदर हमने दो प्रमुख विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। जिसके अंदर सबसे पहले हमने भौतिक विधि के बारे में चर्चा की थी और हमने रासायनिक विधि के बारे में हमने चर्चा की थी। एक बार हम रासायनिक विधि के बारे में फटाफट से रिविजन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर, क्योंकि रासायनिक विधि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करें हम रासायनिक विधि के अंदर, हमने 7 रासायनिक पदार्थों के बारे में हमने चर्चा की थी जिनका उपयोग करके हम लवणीय व क्षारीय मृदाओं का सुधार कर सकते हैं। जिसके अंदर हमने जिप्सम के बारे में देखा था। जिप्सम का जो मात्रा रखी जाती है वो 1 टन के आसपास रखी जाती है। उसके बाद में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल 0.57 के आसपास रखी जाती है। उसके बाद में हमने लाइम स्टोन के बारे में देखा था, जिसकी मात्रा जो रखी जाती है वो 5.58 के आसपास रखी जाती है। आयरन पायराइटेज की बात करें तो 0.63 और हमारे फॉस्फोरस जिप्सम की जो मात्रा रखी जाती है वो 0.95 के आसपास रखी जाती है। उसके बाद हमने फ्रिज और एल्यूमिनियम सल्फेट और हमने आयरन सल्फेट के बारे में हमने चर्चा की थी। जिसके अंदर हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, फ्रिज महंगा है अलमारी से, तो फ्रिज आ जाएगा तो हमारा आयरन सल्फेट हो जाएगा, तो इसकी मात्रा 1.62 रखी जाती है। और एक हमारा आता है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो हमारे अलमारी से रिलेटेड करके उसको याद रखेंगे हम। इसकी जो मात्रा रखी जाती है वो रखी जाती है 1.29 के आसपास रखी जाती है। इसी के साथ में हमारे रासायनिक पदार्थ से जुड़ी हुई जो भी बातें थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैंने आपको रासायनिक पदार्थ के अंदर एक फॉस्फोजिप्सम के बारे में मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए थे। किसके बारे में? फॉस्फोजिप्सम के बारे में। तो फॉस्फोजिप्सम के अंदर मैंने आपको इसके अंदर जो सल्फर कंटेंट बताया था वो मैंने आपको बताया था 22 से लेकर 24% के आसपास पाया जाता है। तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ये जो कंटेंट होता है ये पाया जाता है आयरन पायराइटेज के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? आयरन पायराइटेज, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर आयरन सल्फाइड के अंदर पाया जाता है। तो ये थोड़ी वहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, सुधार कर लेना। ये जो मात्रा होती है फॉस्फोजिप्सम के अंदर नहीं पाई जाती है, ये हमारे आयरन पायराइटेज या फिर FeS2 के अंदर पाई जाती है। ये हमें मुख्य रूप से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी हमसे, तो हम सॉरी, तो इसको आप सुधार कर लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारे मृदा प्रबंधन का सुधार का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे जैविक विधि और अन्य विधि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप भी अगला टॉपिक डालना प्रबंधन के अंदर जैविक विधि। कौन सी विधि हो जाएगी? प्रबंधन की जो विधि हो जाएगी वो हो जाएगी नंबर 3 विधि हो जाएगी जैविक विधि, जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो जैविक विधि के अंदर हम किन किन विधियों का उपयोग करके हम हमारी जो समस्याग्रस्त मृदा है, मुख्य रूप से लवणीय व क्षारीय मृदा, इनका सुधार कर सकते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से सबसे पहली आती है हमारे फार्म यार्ड मैन्योर के माध्यम से, ठीक है ना। दूसरी आती है इसके अंदर सीरा व प्रेस मड। तीसरी आती है इसके अंदर हरी खाद। और चौथा जो आता है वो आता है खरपतवार। एक खरपतवार का उपयोग भी करके हम इसका सुधार कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर फार्म यार्ड मैन्योर की। तो फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में इतना बताने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जनरली हम सभी जानते हैं कि जब भी हम फसल उत्पादन लेते हैं तब हमें उससे पहले लगभग 4 से 6 सप्ताह पहले हमें गोबर की जो खाद होती है उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और साथ ही साथ में वो जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है ये हमारे जो मृदा की जो तीनों अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था और जैविक अवस्था, इन तीनों में परिवर्तन कर देता है। जिसकी वजह से हमारी मृदा उपजाऊ हो जाती है, फर्टिलिटी उसकी बढ़ जाती है। उसके अंदर जो वायु का जो आदान प्रदान होता है वो भी बढ़ जाता है और जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, मृदा ताप बढ़ जाता है, मृदा रंग में सुधार हो जाता है, उसकी धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। तो कई सारे उसके फायदे होते हैं। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उसकी उभय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, तो जो हमारे जो लवणीय व क्षारीय मृदा जो होती है वो उसमें भी सुधार आ जाता है। तो इसके बारे में इतना बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे इसके अंदर सीरा व एक आता है खरपतवार, ठीक है ना। सीरा व प्रेस मड दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे निश्चित ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो हम बात करें सीरा व प्रेस मड, तो इससे जुड़ी ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इससे सीरा व प्रेस मड से जुड़ी हुई 4-5 जो बातें हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीरा व जो प्रेस मड जो होता है उसकी प्रकृति क्या होती है। हम बात करें इसकी प्रकृति, यानी कि किस नेचर का होता है,
एसिडिक होता है, या फिर हम बात करें सोडिक होता है, या फिर न्यूट्रल होता है, किस प्रकार का होता है। तो ये जो इसकी जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, अम्लीय प्रकृति का होता है। यानी कि अगर हम बात करें ये जो बनता है वो मुख्य रूप से हमारा जो गन्ना जो होता है उसका बाय प्रोडक्ट होता है। जो भी आपने गन्ने का अगर रस निकालते हुए देखा होगा तो उसके बाद में जो कचरा निकल जाता है उसी कचरे को हम सिरा व प्रेसमेट के नाम से जानते हैं। और वो जो कचरा होता है उसको अगर हम मृदा के अंदर डाल देते हैं, उसका डीकम्पोजिशन होने लगता है, तो वो जो हमारा होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है किस प्रकार की मृदा में किया जाता है। अगर हमें सिरा व प्रेसमेट काम में लेना तो इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अब हमें सिरा व प्रेसमेट का उपयोग हम किस प्रकार की मृदा का सुधार कर सकते हैं, तो हम मुख्य रूप से लवणीय प्लस क्षारीय मृदा का सुधार आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लवणीय व क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए निम्न में से जैविक उपाय कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा हमारा सिरा व प्रेसमेट हो जाएगा। अब हम इसकी कहानी की बात करते हैं, ये तो दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं जो हमारा सिरा व प्रेसमेट है, सिरा व प्रेसमेट के बारे में सबसे पहले इनका उपयोग किसने किया था और किनके द्वारा किया गया था और किसका उपयोग लिया गया था, वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो बात करें सबसे पहले इनका जो उपयोग किया गया था सिरा व प्रेसमेट का, इनका उपयोग किया था डॉक्टर नील रतन धर। ये एक वैज्ञानिक का नाम है, डॉक्टर नील रतन धर ने ऊसर मृदा के सुधार है तो सबसे पहला इनका प्रयोग किया था। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि लवणीय व क्षारीय मृदा के सुधार के लिए सिरा व प्रेसमेट का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था डॉक्टर नील रतन धर के द्वारा ऊसर मृदाओं के सुधार के लिए प्रयोग में लिया गया था, ठीक है ना। अब ये ऊसर मृदा क्या होती है, तो जो हिलगार्ड थे इन्होंने लवणीय मृदा को काली ऊसर कहा, हिलगार्ड ने जो हमारे क्षारीय मृदा थे उनको इन्होंने सफ़ेद ऊसर के नाम से संबोधित किया। और उसके बाद में जो हमारे जो बची हुई थी लवणीय क्षारीय मृदा, इसके लिए इन्होंने मुख्य रूप से भूरी ऊसर काम में लिया था। तो ऊसर मृदा के रूप में सुधार के लिए इन्होंने डॉक्टर नील रतन धर ने सिरा व प्रेसमेट के बारे में सबसे पहले उपयोग में लिया था। उसके बाद में हम बात करें, यही जो डॉक्टर धर हैं, डॉक्टर धर ने बताया कि अगर हमें 1 हेक्टेयर लवणीय व क्षारीय मृदाओं का सुधार करना है, डॉक्टर नील रतन धर ने बताया कि अगर हमें 1 हेक्टेयर लवणीय व क्षारीय मृदाओं का सुधार करना है तो उसके लिए हमें जो सिरा व प्रेसमेट की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी, तो इसके लिए हमें 5 टन तो क्या चाहिए होगा, 5 टन सिरा प्लस 5 टन प्रेसमेट की आवश्यकता होगी। 5 टन सिरा व 5 टन प्रेसमेट की आवश्यकता होगी, तब जाकर जो हमारे जो मृदा है वो लवणीय से या फिर क्षारीय से हमारे उदासीन मृदा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये किसने बताया था, तो डॉक्टर धर ने ही बताया था, ठीक है ना। तो सिरा व प्रेसमेट से जुड़ी हुई 4 बातें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय प्रकृति का होता है, किस प्रकार की मृदा के सुधार में काम में लिया जाता है, लवणीय व क्षारीय मृदा के सुधार में लिया जाता है। और सिरा व प्रेसमेट के बारे में सबसे पहले उपयोग में किसने लिया था, डॉक्टर नील रतन धर ने उपयोग में लिया था ऊसर मृदाओं के सुधार के लिए, ठीक है ना। और उसी के बाद में डॉक्टर धर के द्वारा बताया गया कि अगर हमें 1 हेक्टेयर मृदा का सुधार करना है जो हमारा लवणीय व क्षारीय मृदा है, तो उसके लिए हमें 5 टन तो सिरा की आवश्यकता होगी और 5 टन प्रेसमेट की आवश्यकता होगी। ये 4 बातें इनसे संबंधित हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम हरी खाद के बारे में चर्चा करते हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लवणीय व क्षारीय मृदा से संबंधित जो सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं हरी खाद के बारे में। अब हम इसके अंदर देखते हैं हम हरी खाद के बारे में। हरी खाद की बात करें तो हरी खाद का अर्थ क्या होता है, तो जब किसी भी फसल को जब वो हरी अवस्था में होते हैं, जब वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हरियाली होती है वो कब होती है, तो जब उसके अंदर क्या आ जाता है 50% पुष्पन आ जाता है। ऐसी अवस्था जो हमारे जो भी फसलें होती है या फिर जो भी घास होती है या फिर वनस्पति होती है, उसकी वह अवस्था जब उसके अंदर 50% पुष्पन आ जाते हैं तब उसकी वो सबसे हरियाली अवस्था होती है या फिर हरी अवस्था होती है। उस समय क्या होता है, जब इसको फसल को हम काट देते हैं और काटने के बाद में इसको हम ट्रैक्टर की सहायता से कल्टीवेटर की सहायता से इसको अच्छे से मृदा में मिला देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। और उस हरी खाद के अंदर मुख्य रूप से हमारे
जो कोशिका जो रस होता है उसकी प्रधानता बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो कोशिका रस की जो ज़्यादातर जो मात्रा होती है वो, या उसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मृदा होती है वो डिकम्पोजिशन होने लगता है उन फसलों के अंदर। उसके बाद में जो कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, और वो हमारी जो मृदा होती है वो लवणीय से हमारे अम्लीय मृदा में, या फिर हम कह सकते हैं हमारे उदासीन मृदा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो वो हमारे किसकी वजह से होती है, हरी खाद की वजह से होती है। तो अब हरी खाद के लिए हमें किन किन फसलों का प्रयोग करना चाहिए, तो इसके लिए हमें ढेंचा का प्रयोग करना चाहिए। ढेंचा को हम किस नाम से जानते हैं, जंतर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ढेंचा जो होता है इसको हम जंतर के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त हम गंवार का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम सनई का उपयोग कर सकते हैं, सनई होगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें उड़द मूंग का उपयोग कर सकते हैं, मक्का का उपयोग कर सकते हैं, बरसीम, रिजका, इन सभी का उपयोग कर सकते हैं हम हरी खाद के लिए। ठीक है ना, ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए। और एक बात याद रखना, जो ढेंचा जो होता है, ढेंचे का जो कोशिका जो रस होता है, जो ढेंचा जो हमारी फसल होती है जिसको हम जंतर के नाम से भी जानते हैं, ढेंचा के अंदर जो कोशिका जो रस होता है उस रस का जो पीएच मान होता है, ढेंचा के अंदर जो रस होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 4 से क्या होता है, कम होता है। कितना होता है, 4 से कम होता है। ये भी हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। जो ढेंचा की जो फसल होती है जिसको जंतर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हम इसको सोइल के अंदर मिलाते हैं तो उसका जो रस होता है उसका जो पीएच मान होता है 4 से कम होता है। उसकी वजह से हमारे जो सोइल होती है वो उदासीन मृदा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं जो उसमें बहुत कुछ सुधार आ जाता है, जिसकी वजह से हम आसानी से फसल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा हरी खाद से संबंधित 4-5 बातें जो मुख्य रूप से हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला कि हरी खाद जो होती है वो अच्छी कब होती है, जब इसको हम मृदा के अंदर मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 50% पुष्पन अवस्था पर प्रमुख फसलें कौन कौन सी, ढेंचा हो जाएगा, जंतर होगा, गंवार होगा, सने होगा। इसके फिर अलग अलग कैटेगरी आ जाती है, जिसके अंदर फिर आता है हमारा लेग्यूमिनेसी अलग आ जाता है, नॉन लेग्यूमिनेसी अलग आ जाता है। फिर लेग्यूमिनेसी के भी अंदर फिर अलग आ जाते हैं कि इसका शॉर्ट ड्यूरेशन जो पकने वाली जो होती है वो कम अवधि में पकने वाली, मध्यम अवधि में, फिर दीर्घ अवधि में। तो वो अलग अलग प्रकार की आ जाती है, वो हमें यहाँ पे इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख 3 से 4 फसलें याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट ढेंचा है जिसका रस का जो पीएच मान होता है 4 से कम होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं खरपतवार के बारे में, हम चर्चा करते हैं। खरपतवार की बात करें तो किस खरपतवार का उपयोग करके हम मुख्य रूप से हमारे जो लवणीय व क्षारीय मृदा है इनका सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो खरपतवार आता है वो, और उसका नाम है कटाली खरपतवार। कौन सा खरपतवार, कटाली खरपतवार। कटाली खरपतवार, इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है आर्जीमोना। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है आर्जीमोना मैक्सिकाना। क्या होता है, आर्जीमोना मैक्सिकाना। आर्जीमोना मैक्सिकाना इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये भी हमें याद रखना, ठीक है ना। आर्जीमोना मैक्सिकाना इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये जो कटाली जो खरपतवार होता है इसका प्रयोग क्षारीय मृदा के सुधार में किया जाता है, क्षारीय मृदा के सुधार में, ठीक है ना। जो कटाली जो खरपतवार होता है इसको हम आर्जीमोना मैक्सिकाना के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग किस प्रकार की मृदा के सुधार में लिया जाता है, तो क्षारीय मृदा के सुधार में लिया जाता है। और सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ पर लिया गया था सुधार के लिए, तो वो लिया था यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लिया गया था। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है बंता, बंता जगह है, ये शायद आगरा का आसपास एक जगह का नाम है बंता। वहाँ पर सबसे पहले इसका उपयोग में लिया गया था क्षारीय मृदा के सुधार के लिए। तो ये भी हमें याद रखना है, कटाली खरपतवार का प्रयोग हमें करना चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे जितने भी जैविक विधि थी उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे या महत्वपूर्ण जानकारी थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक बार हम फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहला आता है जैविक विधि का अर्थ क्या होता है, तो ऐसे उपाय या ऐसे मेथड जिनका उपयोग करके हम या फिर जीवों का उपयोग करके यदि हम मृदा का सुधार कर रहे हैं तो वो हमारे जैविक विधि के अंदर आता है, या फिर जीवों का अवशेषों से कर रहे हैं। तो फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर हमारा मुख्य रूप से मैंने सारा मैकेनिज्म बता दिया किस प्रकार से होता है। सिरा व प्रेसमेट की बात करें तो ये गन्ने का एक उप उत्पाद होता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है, लवणीय क्षारीय मृदा में सुधार किया जाता है। डॉक्टर नीलरतन धर ने सबसे पहले ऊसर मृदा के सुधार में उपयोग में लिया था। और इसका जो 1 हेक्टेयर के लिए हमें सुधार करना है तो 5 टन सिरा व 5 टन प्रेसमेट की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आता हरी खाद। हरी खाद के अंदर मुख्य रूप से 50% पुष्पन अवस्था पर हमें काट देना चाहिए, मृदा में मिला देना चाहिए। और इसके अंदर जो
प्रमुख फसलें आती हैं वो ढेंचा, जिसको हम जंतर के नाम से भी जानते हैं, गंवार और सने हो जाएगा। ढेंचा का जो कोशिका जो रस होता है उसका पीएच मान 4 से कम होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है हमारे खरपतवार। खरपतवार के अंदर कटाली खरपतवार, जिसका वैज्ञानिक नाम आर्जीमोना मैक्सिकाना होता है, क्षारीय मृदा के सुधार में लिया गया था सबसे पहले यूपी के अंदर बंथा नामक जगह पर, ठीक है। ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं। क्या और भी कोई खरपतवार है जिसका उपयोग हम ले सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे हम बात करें, कई सारी घासें होती है जो लवणीय और क्षारीय मृदा के प्रति प्रतिरोधी होती है। जैसे हम बात करें दूब घास एक हमारे खरपतवार होता है, उसका यूज में ले सकते हैं हम। एक होता है पैराग्रास होता है, उसका यूज में ले सकते हैं। एक होता है कर्नेल ग्रास होता है, उसका यूज हम यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रमुख रूप से कुछ बातें होती है जो हमें पता होना चाहिए। मुख्य रूप से कटाली का विवरण बुक के अंदर दिया गया, तो वो यहीं पर हमने केवल वही लिया है। इसका अतिरिक्त आप लिख लेना, दूब घास हो जाएगा, एक हो जाएगा पैराग्रास हो जाएगा, और एक हो जाएगा कर्नेल ग्रास, ठीक है ना। ये 3 घास के नाम वो लिख लेना, ऐड कर लेना वहाँ पर। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अगली जो हमारे चौथी जो विधि आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे यहाँ पर। चौथी जो मेथड आएगा वो हो जाएगा हमारे अन्य उपाय। अन्य उपाय की बात करते हैं यहाँ पर। अगला जो मेथड आ जाएगा यहाँ पर हमारे चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अन्य उपाय। अन्य उपाय के अंदर हम क्या क्या काम में ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम लवण सहिष्णु फसलें लगा सकते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम क्या क्या काम में ले सकते हैं? तो इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे लवण सहिष्णु फसलें हो जाएगी, ठीक है ना। लवण सहिष्णु फसलें। अब ये जो लवण सहिष्णु जो फसलें होती है, इनकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है। इसके अंदर आता है फिर उच्च लवण सहिष्णु फसलें आ जाती है, मध्यम आ जाती है, फिर न्यून आ जाती है, और उसके बाद में फिर आ जाता है हमारे फल वृक्ष आ जाते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर चर्चा करते हैं उच्च लवण सहनशील फसलें। उच्च लवण सहनशील फसलों की बात करें तो इसके अंदर आता है, एक तो आता है हमारे उच्च लवण सहनशील के अंदर कौन कौन आ जाएगा? जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर होते हैं या फिर जो शुष्क जलवायु के अंदर होते हैं, वो हमारे मुख्य रूप से इस कैटेगरी के अंदर इसको रखेंगे हम, ठीक है ना। तो उच्च लवण सहिष्णु के अंदर आ जाएगा हमारे, एक तो आ जाएगा जो आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा ढेंचा, उसके बाद में आ जाएगा चुकंदर। जो ढेंचा चुकंदर, कौन कौन आ जाएगा? जो ढेंचा चुकंदर, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम मध्यम, उसके बाद में आ जाएगा हमारे मध्यम। एक आ जाएगा इसके अंदर दूब घास। कौन सी घास? दूब घास, ठीक है ना। एक आ जाएगा हमारे मध्यम की बात करें तो मध्यम का अंदर आ जाएगा हमारे बरसीम और रिजिका। क्या आ जाएगा? बरसीम और रिजिका। नंबर 3 की बात करें न्यून, यानी कि बहुत ही कम वाला आ जाएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे उड़द और मूंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे कौन सा हो जाएगा? उच्च वाला हो जाएगा। यानी कि ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो सबसे ज़्यादा लवण के प्रति सहनशील होती है, तो या सहिष्णु होती है या फिर प्रतिरोधी होती है, तो वो हो जाएगा जो हो जाएगा, ढेंचा हो जाएगा, चुकंदर और दूब घास हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और फल वृक्ष होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में आता है, एक बात कर लेते हैं हम फल वृक्ष की। फल वृक्ष की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है हमारे आंवला, बेर, खजूर। आंवला, बेर, खजूर, करौंदा, ठीक है ना। जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो होते हैं वो हमारे मुख्य रूप से लवण के प्रति क्या होता है? प्रतिरोधी होते हैं। तो ये हमें मुख्य रूप से पता होना चाहिए। अगर इसमें से हम 5 स्टार की बात करें तो एक तो लगाएंगे हम 5 स्टार उच्च वाले पर, और एक लगाएंगे हम फल वृक्षों पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? फल वृक्षों पर लगाएंगे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि केवल और केवल ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी फसलों का क्रम लवण के प्रति सहनशील है, तो उसका हम एक पूरा का पूरा लाइन देख लेते हैं कि कौन कौन सी फसलें ऐसी होती हैं जो लवण के प्रति क्या होती है? सहनशील होती है, ठीक है ना। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं, एक सीक्वेंस देखते हैं लवण के प्रति कौन कौन से ऐसे पौधे होते हैं या फसलें होती है जो क्या होते हैं? सहनशील होते हैं। लवण प्रतिरोधी फसलें। लवण प्रतिरोधी फसलों की बात करें तो हम यहाँ पर किस्मों की बात नहीं कर रहे हैं, किस्मों की बात हम आगे करेंगे। यहाँ पर हम केवल और केवल फसलों की बात करें तो फसलों के अंदर आ जाएगा हमारे जो हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा, सलजम हो जाएगा,
ढेंचा हो जाएगा, पालक हो जाएगा, बरसीम हो जाएगा, रिजिका, और इसका तहत हम बात करें दूब घास। ठीक है ना, ये हमें मुख्य रूप से पता होना चाहिए। ठीक है ना, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके अंदर एक तो हमारे चुकंदर हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा, और एक हो जाएगा इसके अंदर सलजम, और एक हो जाएगा ढेंचा। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे अभी कुछ 2-3 वर्षों पहले एक पेपर हुआ था आरपीएससी का, जो हमारे जो 12th लेवल तक का जो टीचिंग लाइन का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सी फसल लवण के प्रति सबसे सहनशील होती है या फिर प्रतिरोधी होती है, तो वहाँ पर चुकंदर ऑप्शन था। तो ये हमें मुख्य रूप से पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम इसके बाद में चर्चा करते हैं अन्य उपाय के अंदर। पहला हमने चर्चा की लवण के प्रति या फिर लवण संरक्षण कौन कौन सी फसलें हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम पर्टिकुलर प्रतिरोधी किस्मों के बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे आगे हमारे गेहूं की फसल आ गई, तो गेहूं की कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जो लवण के प्रति प्रतिरोधी होती है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उनसे भी प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, 1 लाइनर के अंदर उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं लवण प्रतिरोधी किस्में। लवण प्रतिरोधी किस्में, तो सबसे पहले जो लवण प्रतिरोधी किस्में आती है उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चुकंदर की, उसके बाद हम देखते हैं धान की, उसके बाद हम देखेंगे गेहूं की, उसके बाद हम देखेंगे जौ की, उसके बाद हम देखेंगे अलसी की। ठीक है ना, इसके बाद 1-2 और बची हुई उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, बहुत छोटा है तो जितना आ सका एक बार में उतना ही हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चुकंदर की। चुकंदर की एक वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखनी। कौन सी हो जाएगी? मेरिनो पोलिको। क्या उस किस्म का नाम क्या हो जाएगा? मेरिनो पोली। क्या नाम हो जाएगा? मेरिनो पोली। हालांकि इसकी 2-3 वैरायटी और है, लेकिन हमें यह नई वैरायटी है जो हमें याद रखनी है। ठीक है ना, सबसे पहले हम एक वैरायटी याद रखेंगे तो और धीरे धीरे इनकी दूसरी जो वैरायटी है उनके भी याद करने की हमें अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हो जाएगी कौन सी? चुकंदर की कौन सी हो जाएगी? मेरिनो पोली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मेरिनो पोली। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो आपने एक भेड़ की एक किस्म का नस्ल का नाम सुना होगा, मेरिनो नस्ल। भेड़ या बकरी की एक नस्ल का है, उसका नाम है मेरिनो नस्ल। ठीक है ना, मेरिनो नस्ल जो स्पेन की उसकी उत्पत्ति है, तो उसी का आधार पर याद रखना मेरिनो, उसके बीच में लगा देना पोली लगा देना। ठीक है ना, तो उससे हमें याद आ जाएगा। लॉजिक कुछ बना के याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद में आता है हमारा धान। धान की बात करें तो धान की हो जाएगी, एक तो हो जाएगी IR8, एक तो हो जाएगी IR8। उसके बाद में आता है हमारे साकेत, उसके बाद आता है साकेत 4। उसके बाद में आता है हमारे जया, और इसके बाद में आता है पूसा 221। क्या आता है? पूसा 221। ठीक है ना, तो ये 4 वैरायटी है किसकी? धान की। IR8, साकेत 4, जया, पूसा 221। ये हमारे क्या होती है? लवण के प्रति प्रतिरोधी फसलें होती है, किस्में होती है। सॉरी, गेहूं की बात करें तो गेहूं की हो जाएगी यहाँ पर हमारे, गेहूं की हो जाएगी यहाँ पर खारचिया 65। इसी को हम K65 के नाम से भी जानते हैं। और एक हो जाएगी हमारे राजस्थान 3077। क्या हो जाएगी? राज 3077। ये इसकी प्रमुख 2 किस्में हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में जौ की बात करें तो जौ की हो जाएगी बिलाड़ा 2, या इसी को हम BL2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हो जाएगी हमारे इसके अतिरिक्त एक और है, वो हो जाएगी RD37। क्या हो जाएगी? RD37। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जौ की वैरायटी। उसके बाद में आता है अलसी की। अलसी की बात करें तो अलसी की हो जाएगी, एक तो हो जाएगी नीलम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलसी की एक तो हो जाएगी नीलम, एक हो जाएगा त्रिवेणी, और एक हो जाएगा गरिमा।
ये 3 वेराइटी हैं जो किसकी इंपॉर्टेंट है, हमारे अलसी की इंपॉर्टेंट है। एक बार हम इनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। चुकंदर की हो जाएगी मेरिनोपोली, धान की हो जाएगी IR8, साकेत 4, जया और पूसा 221, गेहूं की हो जाएगी खारचिया 65 जिसका दूसरा नाम क्या है 65 होता है, और एक हो जाएगा राज 3077 हो जाएगा। जो कि बात करें तो बिलाडा 2 इसको BL2 के नाम से भी जानते हैं, और RD 37, और एक हो जाएगा अलसी की हो जाएगी नीलम, त्रिवेणी और गरिमा हो जाएगी। ये मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है। एक और बच जाता है हमारे प्रमुख घासें, ठीक है ना। घासें की बात करें तो घासें में हमारा हो जाएगा मुख्य रूप से पैराग्रास, और एक हो जाएगा यहाँ पर कर्नेल ग्रास, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी, पैराग्रास और कर्नेल ग्रास, ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए। और एक आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना क्वेश्चन का कि जो कर्नेल जो होता है ये किसका फल प्रकार होता है, ये बीज का प्रकार होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, कर्नेल किसका फल प्रकार होता है, बीज का जो प्रकार होता है वो किसका होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा अन्य जो विधियां होती है लवण व शहरी मृदाओं के सुधार के लिए वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो इसी के साथ में आज के सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक साझा करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी उम्मीद, इसी जोश और इसी उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।